स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के लाभ या उसके प्रकार के बारे में, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से हैं, इसकी हानियाँ कौन कौन सी है। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स हम संयुक्त परिवार के मीनिंग, डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे कोई भी संस्था हो या कोई भी समिति हो, किसी भी समाज में दीर्घकाल से चली आ रही है, तो इसका अर्थ ये है कि वह समाज में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। समाज में वही संस्था या समिति दीर्घ समय तक चलती है जो कि समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, समाज में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती है। भारत में भी संयुक्त परिवार बहुत ही प्राचीन काल से विद्यमान है और ये विशेष रूप से ग्रामीण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक ये सभी कार्य संयुक्त परिवार के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये समाज में एकता, संगठन को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि सदियों से ही करती चली आ रही है। संयुक्त परिवार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समाजीकरण का कार्य करना। समाज के लिए नए सदस्यों का जन्म होना, पालन पोषण और समाजीकरण का कार्य बहुत ज़रूरी होता है। गांव और हिंदू समाज में संयुक्त परिवार यह कार्य सदियों से करता चला आ रहा है। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण का कार्य संयुक्त परिवार जितना अच्छा करता है, समाज की अन्य कोई संस्था या समिति नहीं कर सकती है। संयुक्त परिवार में बच्चा सामाजिक मूल्यों, व्यवहार करने के तरीके को सीखता है। संयुक्त परिवार बच्चे को समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा तैयार करता है। व्यक्ति समाज के प्रतिमान परिवार में सहज रूप से सीख लेता है। ठीक उसी प्रकार से परंपरागत संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां साथ साथ निवास करती है। युवा पीढ़ी को वृद्ध पीढ़ी समय समय पर अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देती रहती है। युवा पीढ़ी और परिवार के स्त्री पुरुष कोई भी कार्य करते हैं तो उनको तत्काल अन्य बड़े सदस्य सलाह दे देते हैं। सांस्कृतिक मूल्य और संस्थागत साधनों का ज्ञान वृद्धजन अन्य सदस्यों को हस्तांतरित करते हैं। संयुक्त परिवार मार्गदर्शन की एक मौलिक और महत्वपूर्ण इकाई है। परंपरागत संयुक्त परिवार अपनी उत्पत्ति वास्तविक या काल्पनिक पूर्वजों से मानते हैं। उनका पारिवारिक देवता होता है, उसकी पूजा की जाती है। समाज में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, परिवार उसकी वास्तविक इकाई होती है जो उन्हें संपन्न करती है। परिवार के सदस्यों को मुखिया एकत्र करता है और निश्चित समय, स्थान, दिन पर उत्सवों, त्योहारों को संपन्न करता और करवाता है। ग्राम, समुदाय आदि के स्तर पर परिवार का प्रतिनिधित्व होता है। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार की सामान्य संपत्ति और सामूहिक आय एक स्थान पर एकत्र होती है। मुखिया संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को आय के अनुसार पूरी करने की पूरी व्यवस्था भी करता है। साथ ही विधवा, वृद्धजन, अनाथों, परित्यक्ताओं, यहाँ तक कि अपाहिज और बेरोजगार को भी संयुक्त परिवार में उचित भोजन मिलता है। वस्त्र और आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती है। सदस्य परस्पर एक दूसरे की संकट काल में सहायता करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, सहयोग करते हैं। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य कृषि, व्यवसाय, कुछ न कुछ काम अपनी क्षमता के अनुसार करके परिवार के लिए बोझ नहीं होता है। सभी सदस्य एक दूसरे का संकट काल में ध्यान रखते हैं। समाज की परंपरा भी ऐसी ही है कि वह परिवार के सदस्यों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य भी करती है। परंपरागत संयुक्त परिवार में मुखिया के पास आय एकत्र की जाती है। परिवार का मुखिया प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे का बना भोजन करते हैं। साथ साथ रहने में कोई खर्चे जो अलग अलग रहने पर प्रत्येक नाभिक या एकाकी परिवार को करने पड़ते हैं, वे संयुक्त परिवार में बचत के रूप में बच जाते हैं।
संयुक्त परिवार में संपत्ति सभी की समान होती है। विशेष रूप से खेतों का भी खंडों और उपखंडों में विभाजन और बंटवारा नहीं होता है। खेतों का आकार बड़ा बना रहता है और उससे उनमें खेती अच्छी होती है। संपत्ति सामूहिक होने से समाज में परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति अच्छी बनी रहती है। संयुक्त परिवार में श्रम का विभाजन अलग अलग सदस्यों में परिवार का मुखिया होता है। वह व्यक्ति की आयु, शारीरिक क्षमता और लिंग भेद के आधार पर यह तय करता है। प्रत्येक को उसकी क्षमता और सामाजिक परंपरा के अनुसार कार्य दिया जाता है। पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं, महिलाएं भोजन बनाने का काम करती है और इसके अलावा महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करने का भी कार्य करती हैं। भारत सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं है कि संकट काल में प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। संयुक्त परिवार दुर्घटना, बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि संकट में एक बीमा कंपनी जैसी सुरक्षा प्रदान करता है। एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार का सदस्य अनेक संबंधियों के बीच अपने को सुरक्षित पाता है। संयुक्त परिवार में अनुशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक सदस्य पर उससे बड़ी उम्र और पीढ़ी के संबंधी पूर्व नियंत्रण रखते हैं। व्यक्ति अनुशासित रहता है। अगर कोई सदस्य अनुशासन या नियम तोड़ता है तो परिवार का मुखिया या बड़े संबंधी उसे समझाते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का संयुक्त परिवार उत्तम अभिकरण है। संयुक्त परिवार के सदस्यों को अनुशासित रखने का उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का होता है और वो दंड भी देने का अधिकारी होता है। संयुक्त परिवार सदियों से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहता है। वृद्ध लोग नई पीढ़ी को कथाओं, कहानियों, उत्सव, त्योहार, गीत आदि के द्वारा संस्कृति को सिखाते हैं। समाजीकरण के द्वारा प्रथाओं, रूढ़ियों और परंपराओं को हस्तांतरित करने का कार्य परिवार करता आ रहा है। जाति व्यवस्था में तो व्यवस्था को हस्तांतरित करने का कार्य भी परिवार करता रहा है। संयुक्त परिवार संस्कृति की सुरक्षा और सिखाने का काम करता रहता है। सोरोकिन और जिमरमैन और अनेक समाजशास्त्रियों ने भारत के गांवों के संयुक्त परिवार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं परिवारवाद बताई हैं। परिवार का सदस्य परिवार के लिए अपना जीवन जीता है। उसमें व्यक्तिवाद की भावना नहीं होती है। परिवार गांव और देश के लिए उसमें हम की भावना होती है और वह परिवार और देश के लिए त्याग की भावना रखते हैं। संयुक्त परिवार व्यक्ति में देश प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देता है। ग्रामीण संयुक्त परिवार और राजनीतिक संगठन की अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं। परिवार की राष्ट्रीयता की भावना के विकास में विशेष भूमिका रही है। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं। इरावती कैरवे इसके बारे में कहते हैं कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ ना कुछ रुचिकर होता ही रहता है। अब किसी लड़की या लड़के का विवाह करना हो या फिर किसी का दीक्षा समारोह करना हो, नए बच्चे का जन्म हुआ हो, परिवार का विशिष्ट संस्कार हो, व्रत भोज हो और कभी किसी की मृत्यु, परिवार में अतिथियों का आना जाना लगा ही रहता है। जीवन शायद ही कभी नीरस होता है। हम उम्र के साथी आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। वृद्धजन बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहते हैं। हर समय संयुक्त परिवार में चहल पहल होती रहती है। संयुक्त परिवार में विभिन्न प्रकार से मनोरंजन भी होते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट संयुक्त परिवार के हमारे सामाजिक जीवन में परिवार में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और ये संस्था समिति के रूप में व्यक्ति और समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक ओर यह व्यक्ति के लिए अति आवश्यक कार्य करती है तो दूसरी ओर समाज के संगठन और संतुलन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त परिवार प्राथमिक और अनौपचारिक समूह है तो व्यक्ति समाज, ग्राम और राष्ट्र के लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि कार्य संपन्न करती है। संयुक्त परिवार के अनेक लाभ होने के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कारण भी हैं जिसके कारण संयुक्त परिवार में हमें दोष देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों, स्त्रियों, पुरुषों को वह सब कुछ प्रदान करने में असमर्थ है जो उसे प्रदान करना चाहिए।
सबसे पहली बाध्यता जो हमें दिखाई देती है वो है संयुक्त परिवार में सदस्यों की आय मुखिया के पास एकत्र हो जाती है और सभी सदस्यों का बराबर ध्यान रखा जाता है। उससे दो हानियां होती हैं। जो सदस्य अकर्मणीय हैं वे अकर्मणीय ही बने रहते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना श्रम के ही होती रहती है। और जो सदस्य मेहनती होते हैं, कुशल होते हैं, उनका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। संयुक्त परिवार में बुद्धिमान और मूर्ख, मेहनती और आलसी, व्यवसायी और बेरोजगार सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं दी जाती है। तो इससे बुद्धिमान और मेहनती व्यवसायी पर विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि उसे अपने मेहनत का फल नहीं मिलता। इससे वो भी अपनी कार्यकुशलता और आय बढ़ाने के लिए प्रयास करना कम और बंद कर देता है। विकास के लिए सुविधाएं चाहिए होती हैं। संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष को अलग से सुविधाएं नहीं दी जाती है। इससे अनेक प्रतिभावान बालक और अन्य अपना विकास नहीं कर पाते हैं। संयुक्त परिवार व्यक्ति की कार्यकुशलता में एक बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। संयुक्त परिवार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि उससे अकर्मणीय व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। सभी को समान रूप से देखा जाता है। सभी की आवश्यकताएं समान रूप से पूरी की जाती है, चाहे कोई ज़्यादा कमाता हो या कम कमाता हो या फिर वो बेरोजगार हो। उसके बच्चों का पालन पोषण भी समान रूप से किया जाता है। इससे सदस्यों पर गलत असर पड़ता है। व्यक्ति आलसी, अकर्मणीय और अनुत्साही बन जाते हैं। वो देखता है कि विशेष श्रम करने से उसे उसी अनुपात में लाभ नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। जब बिना कुछ किए रोटी, कपड़ा और आवास की सुविधा मिल जाती है तो इससे व्यक्ति के जोश, प्रोत्साहन, कार्यकुशलता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसे सुनिश्चित और स्पष्ट जिम्मेदारी उठानी नहीं पड़ती है तो वह अकर्मणीय बन जाता है। संयुक्त परिवार में एक कमाता है और सब खाते हैं। इस प्रकार की परंपरा चलती रहती है। संयुक्त परिवार में समूहवाद की भावना होती है। व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई सदस्य परिवार छोड़कर विदेश या अन्य शहर में स्वयं के विकास के लिए जाना चाहता है तो परिवार उसे ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देता है। कोई सदस्य आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाएं चाहिए होती है जो उसे संयुक्त परिवार में नहीं मिलती है। कोई सदस्य बुद्धिमान है, मेहनती है, उसके बच्चे भी ऐसे ही हैं तो उसको विशेष सुविधा नाम की कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है। उसे उसी वातावरण में अपने व्यक्ति का विकास करना होता है। परिवार में अलग से प्रोत्साहन भी किसी को नहीं दिया जाता है। अनेक ऐसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारण हैं जो व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक होते हैं और संयुक्त परिवार उन्हें प्रभावित करता है। व्यक्ति परिवार के लिए जीवन यापन करता है, जीता है, परिवार से जुड़ा रहता है। परिवार छोड़कर बाहर जाने की बात तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। संयुक्त परिवार में व्यक्ति अलग से कोई अस्तित्व उसका नहीं होता है। वो परिवार के द्वारा और परिवार के लिए ही होता है। इस तरीके से संयुक्त परिवार के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, वो व्यक्ति की स्वयं की गतिशीलता में बहुत बाधक के रूप में होते हैं। संयुक्त परिवार के प्रतिमान मूल्य रूढ़िवादी होते हैं। परिवार के सदस्य अंधविश्वासी, परंपरावादी, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे अनेक सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का विरोध करते हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा का कट्टरता से पालन करते हैं। संयुक्त परिवार के माध्यम से हिंदू समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जैसे स्त्री अशिक्षा, विधव्य स्त्रियों का शोषण होना, छुआछूत की समस्या, दहेज प्रथा। इन सभी सामाजिक समस्याओं का कारण यदि हम देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार के सदस्य बार बार पर झगड़ा करते हैं। इसके बारे में इरावती कर्वे ने कहा कि हिंदू समाज में जहाँ जहाँ भाई भाई साथ रहते हैं उन्हें महाभारत का युद्ध आज भी होता है। घर के कामकाज और बच्चों को आधार बनाकर स्त्रियाँ आपस में झगड़ती हैं। संयुक्त परिवार में उनकी बातों को लेकर मनमुटाव होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण साथ तो रहते हैं परंतु झगड़े खूब होते हैं। जिस संयुक्त परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, घर छोटा होता है, वहाँ बच्चे, स्त्रियाँ और बड़े तनावपूर्ण जीवन यापन करते हैं और अंत में संपत्ति, मकान का भी बंटवारा हो जाता है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों का जीवन बिल्कुल नरक में सा होता है और वो पर्दा प्रथा के कारण सारा जीवन घर के चार दीवारी में ही व्यतीत करती है। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। घर गृहस्थी का काम करना, रसोई में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना,
सास और ननद की सेवा करना उनके लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता। वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती। उन पर पिता, पति और पुत्र के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो परिस्थिति होती है, जो स्टेटस होता है, वो बिल्कुल दासी की तरह होता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या तो बहुत अधिक होती है और मकान छोटे होते हैं। हर समय चहल पहल होती रहती है, शांति का बहुत अभाव होता है। पति पत्नी दिन में बातचीत नहीं कर सकते, बड़े बूढ़ों का लिहाज करना पड़ता है। कई संयुक्त परिवारों में पुरुष और स्त्रियां भवन के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अपनी आयु से अधिक आयु के संबंधियों के सामने माता पिता अपनी संतानों से बातचीत भी नहीं करते हैं। बच्चों को डांट नहीं सकते, प्यार नहीं कर सकते, इससे उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से उन्हें बड़ा संयमी जीवन यापन करना पड़ता है। संयुक्त परिवार के बारे में देसाई ने कहा था कि यह बड़ा कुटुंब होता है। सदस्य अनेक होते हैं। संबंधियों को आपस में एक दूसरे को नहीं चाहते हुए भी साथ साथ रहना पड़ता है। आर्थिक अभाव में तो यह मात्र दिखावा होता है। संबंधियों की आवश्यकता से अधिक संख्या होने के कारण उनके परस्पर संबंध औपचारिक हो जाते हैं। परिवार का वातावरण बहुत शुष्क और नीरस होने से सदस्य खुश नहीं रहते हैं। संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक होता है, जिसका अर्थ ये है कि परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। परिवार के सभी निर्णय मुखिया ही करता है और मुखिया को जो उचित लगता है वो वैसा ही करता है। जो दूसरे सदस्य होते हैं वो मुखिया से वाद विवाद नहीं कर सकते हैं और साथ ही मुखिया का जो डिसीजन होता है वो लास्ट होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और जो दूसरे संबंधी हैं उनको मुखिया के सामने अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना पड़ता है और अन्य सदस्य अपना असंतोष व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि संयुक्त परिवार के हमारे भारतीय समाज में कुछ लाभ और प्रकार तो है ही, यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है और भी बहुत सारे दोष हैं। इसलिए संयुक्त परिवार का धीरे धीरे विघटन भी हो रहा है और संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी और नाभिक परिवार स्थापित होते जा रहे हैं।